नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। दिल्ली एनसीआर की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। नगर निगम कर्मचारियों को नहीं मिल रहा वेतन। दिल्ली सरकार ने नगर निगम की सहायता के लिए आई आगे। सरकार ने नगर निगम को 1051 करोड़ की दी राशि। दिल्ली में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी। ब्लैक फंगस युवाओं को बना रहा निशाना। चपेट में आ रहे कोरोना से ठीक हो चुके मरीज। कोरोना के चलते देश की जनता में खौफ। दिल्ली स्टेशन पर नहीं दिखी यात्रियों की भीड़। प्लेटफॉर्म पर खाद्य पदार्थ बेचने के लिए खत्म हुए रोजगार। और डेंगू परीक्षा शाखा में परीक्षा में जारी किया गया आदेश। 1 जून से होगा ओपन बुकिंग एग्जाम। छात्र युवा समिति ने परीक्षा रद्द करने की की मांग। चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जीटीबी अस्पताल पहुंचे हैं, जहां उनके चलते मीटिंग के दौरान एक मरीज से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। कैसी तबीयत है आपकी? आपकी स्माइल देख के अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? अच्छा, इतनी दूर से आए हो। यहाँ ठीक है सब? जी, यहाँ मैं 2 तारीख को एडमिट हुआ था। अच्छा, काफी लंबा हो गया। और पहले से बहुत बड़े रेफर में वॉक भी करता हूँ, उससे 10-15 का वॉक लेता हूँ, सारा काम खुद से अपना करता हूँ और बहुत ठीक है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से 1 आध दिन में छुट्टी मिल जाएगी अब तो। हाँ, उन्होंने ये बताया कि 2 दिन में आपके पास जारी है। ठीक है। बीच में ऑक्सीजन पे थे शुरू में? जी, मैं आया था तो ऑक्सीजन था मेरा 85 के आसपास था और अभी विदाउट ऑक्सीजन 92 है। अरे वाह, ऑक्सीजन 95, 97। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, भगवान करे जल्दी ठीक हो जाएं आप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोरोना के बढ़ते मामलों और वैक्सीनेशन की कमी को लेकर मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार से कई सवाल पूछे हैं। आइए क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। कोरोना के केसेस तो कम हो रहे हैं। जैसे जैसे दूसरा वेव अब नीचे आ रहा है, दिल्ली में कोरोना के केसेस भी कम हो रहे हैं, डेथ्स भी कम हो रही हैं, साथ साथ हॉस्पिटल्स के ऊपर भी प्रेशर कम हुआ है। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार बहुत तेजी से और बहुत सफलता से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चला रही है। जितनी भी वैक्सीन उपलब्ध हो पा रही है, सारी की सारी वैक्सीन बहुत तेजी से हमारी कोशिश है कि लोगों को लगा दी जाए, ताकि हर व्यक्ति को सुरक्षित किया जा सके। हमारे लिए एक वैक्सीन किसी व्यक्ति को लगाने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि कोई डेटा हमारा क्रिएट हो रहा है, बल्कि हमारे लिए जैसे ही एक व्यक्ति को वैक्सीन लगती है तो ये हमारे लिए एक अवसर है कि हम उस व्यक्ति को सुरक्षित कर दें कोरोना से खतरे से। तो एक एक वैक्सीन को हम इस भाव के साथ लगा रहे हैं कि हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक एक व्यक्ति को कोरोना से सुरक्षित कर सकें, उसकी सिक्योरिटी विंग में ले सकें। पर समस्या सप्लाई को लेके है। सप्लाई हम समझते हैं, जिसको मैंने पहले भी उठाया कि एक्सपोर्ट करती गई इसलिए गलती हुई, और उस एक्सपोर्ट की वजह से, विदेशों में बेचने की वजह से आज भारत में वैक्सीन की तंगी है। पर फिर भी अब जितनी वैक्सीन लगातार बन रही है, उसके हिसाब से जो हमें सप्लाई मिल रही है, उसको लेके भारत सरकार की एक चिट्ठी आई है हमारे पास कल, जिसमें भारत सरकार ने कहा है कि हमें अब मई के महीने में 45+ एज ग्रुप के लिए जो वैक्सीन मिल रही है, उसकी तो 3,82,000 डोज मिलने वाली हैं मई के महीने में। 3.83 लाख मिल जाएंगी। लेकिन मई के महीने में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए और कोई वैक्सीन हमको अब नहीं मिलेगी। तो हमने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि दिल्ली सरकार ने 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए भी वैक्सीन का प्रोग्राम बहुत तेजी से चलाया है, और 45 वर्ष से नीचे के लोगों के लिए भी वैक्सीन का प्रोग्राम बहुत तेजी से चलाया है। आज से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए जो वैक्सीन का प्रोग्राम चल रहा था पहले हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज में, उसको भी वहां शिफ्ट करना शुरू कर दिया गया है और बहुत स्मूथ वो फंक्शन कर रहा है। वहां बाकायदा हम
लोगों का वॉक इन, यानी कि जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है उसका भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो ये बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। इसमें केंद्र सरकार से भी हमें सहयोग की अपेक्षा है और हमें और वैक्सीन चाहिए। अभी हमारे पास अगर देखें तो दिल्ली के पास में जो 45 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनके लिए अगले 4 दिन की वैक्सीन है, लेकिन जैसा केंद्र सरकार ने कहा कि वो तो जल्दी और 3 लाख वैक्सीन, 4.25 लाख वैक्सीन मिल जाएगी लगभग। 18 से 44 उम्र के लोगों के लिए भी हमारे पास में आज के बाद केवल 3 दिन के लिए वैक्सीन बचेगी, तो वो भी हमें उपलब्ध कराएं। मैंने आज भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है जिसमें उनसे मैंने 3 रिक्वेस्ट की हैं। मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट किया है कि 18 से 45 साल के लोगों के लिए भी हमें और वैक्सीन उपलब्ध कराएं, जैसे कि आप हमें 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए करा रहे हैं। उसको सरकार खरीदने को तैयार है, लेकिन उपलब्ध तो कराएं, और कम से कम उतनी तो उपलब्ध कराएं जितनी 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए दी जा रही है। क्योंकि 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए जैसे आपने अभी 3,83,000 और दी है, तो वैसे ही 45 साल से छोटी उम्र के लोगों के लिए भी आप हमें 3,83,000 या 4 लाख वैक्सीन और दे दें, तो हम इतने लोगों को साथ साथ और लगा सकते हैं। वरना हमें 4 दिन के अंदर अंदर अपने ये सेंटर्स बंद करने पड़ेंगे। आज से 3 दिन में हमको 18 से 45 सेंटर, 18 से 45 उम्र के वर्ग के लिए जितने हमने वैक्सीनेशन सेंटर खोले थे, ये अब खाली पड़ जाएंगे। इसके बाद हमको ये बंद करने पड़ेंगे। तो पहला रिक्वेस्ट तो उनसे ये किया है कि आप हमें जितनी वैक्सीन हमें 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए दे रहे हैं, कम से कम उतनी वैक्सीन हमें 45 साल से कम उम्र के लोगों के लिए भी उपलब्ध कराएं। पहले तो रिक्वेस्ट ये है। दूसरा हमने रिक्वेस्ट किया है, हम समझते हैं कि वैक्सीन का प्रोडक्शन अभी एक समस्या है, उसमें मैनेजमेंट में जो भी कमी रह गई, लेकिन है। जितनी भी वैक्सीन देश में अब बन रही है, दोनों कंपनियां जितनी वैक्सीन बना रहे हैं, उसका एलोकेशन केंद्र सरकार कर रही है। 50% लेके 45 ईयर्स के लिए अपने आप देती है और 50% कहती है राज्य सरकार खरीद ले। तो इसका एलोकेशन का पूरा डेटा सार्वजनिक हो, इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि किस राज्य को 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए कितनी वैक्सीन दी है, 45 साल से नीचे के लोगों के लिए कितनी वैक्सीन दी है। वो एलोकेशन का डेटा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और इसमें भी क्योंकि अभी दिल्ली के लिए सरकारी सिस्टम में कितनी जा रही है और प्राइवेट में कितनी जा रही है, ये भी जानना जरूरी है। तो अगर कंपनियां प्राइवेट को सप्लाई कर रही हैं तो हमें ये भी बताती रहें कि उन्होंने सरकार को कितना दिया है, प्राइवेट को कितना दिया है पूरे देश में। तो ये पूरे देश का ये डेटा सार्वजनिक रहे, किस राज्य को कितनी वैक्सीन मिल रही है, उसमें से कितनी सरकारी सिस्टम को मिल रही है, कितनी प्राइवेट सिस्टम को मिल रही है। ये सार्वजनिक होना बहुत जरूरी है, इसमें ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से ऑक्सीजन के एलोकेशन को लेकर केंद्र सरकार ने ट्रांसपेरेंसी बरती और हर एक राज्य का डेटा हर एक राज्य को पता है कि उसके हिस्से में इतनी ऑक्सीजन आई या आ रही है, वैसे ही सब राज्यों का वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा भी, अलॉटमेंट का डेटा भी पूरा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और तीसरी चीज हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जिस तरह से आपने हमें चिट्ठी लिख के ये बताया है कि मई के महीने में हम आपको 45 ईयर की इतनी वैक्सीन देंगे, तो उसी तरह से जून और जुलाई का भी बता दें, ताकि हम फिर अपना पूरा प्रोग्राम, अपना पूरा सिस्टम उसी हिसाब से बना लें। हम अपनी पूरी योजना इसके हिसाब से बना लें कि हम मई के साथ साथ जून और जुलाई में भी कितने लोगों को किस तरह के कितने सेंटर्स खोलने की जरूरत पड़ेगी, कितने सेंटर्स हम चलाएंगे, ये सब हम अपना प्रोग्राम बना के रखें। तो ये तीनों रिक्वेस्ट मैंने उनसे की है। 18 से 44 साल के लोगों के लिए और वैक्सीन चाहिए, कम से कम इतनी तो चाहिए जितनी 45 साल से ऊपर के लिए लोगों के लिए दे रहे हैं। दूसरा, पूरा एलोकेशन का डेटा वैक्सीन का ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और तीसरा, अगले 2 महीने के लिए भी कितना एलोकेशन आएगा वो भी अगर हमें अभी एडवांस में पता चल जाएगा तो हम उसी के हिसाब से अपना आगे का प्लान बना सकते हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच ऐसी खबर सामने आ रही है कि नगर निगम के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगमों को 1051 करोड़ की राशि दी है। इसी पूरी जानकारी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिया है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है मनीष सिसोदिया ने। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच में ये देखने में आ रहा है कि दिल्ली नगर निगम अपनी अव्यवस्था की वजह से और अपने करप्शन की वजह से दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहा। ऐसे में जब पेंडेमिक फैला हुआ है और डॉक्टर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मेडिकल स्टाफ दिन रात मेहनत कर रहा है,
अपनी जान पे लगा के लोगों को बचा रहे हैं। वैसे में मेडिकल कर्मियों की तनख्वाह तक नहीं मिल पाना नगर निगम में बहुत बड़ी विफलता दर्शाता है। पैंडेमिक का समय है, इसलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हमारे पास रिसोर्सेज की चाहे जैसे भी कमी हो, लॉकडाउन की वजह से चाहे जितने भी अब रिसोर्सेज कम आ रहे हों, लेकिन कर्मचारियों के विशेषकर जो लोग कोरोना के मैनेजमेंट में लगे हैं उनकी तनख्वाह नहीं रुकनी चाहिए। इसलिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगमों के लिए 1051 करोड़ रुपए की राशि जारी की है और ये 1051 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करके हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली के नगर निगम के उन कर्मचारियों को जिनकी तनख्वाह नहीं मिल पा रही है उनकी तनख्वाह दे दी जाएगी। और ये भी उम्मीद करते हैं कि नगर निगम की जो रजीम है वो इस बात को सुनिश्चित करेगी कि ये पैसा किसी और मद में ना जाए, बल्कि सरकारी कर्मचारियों की, जो कर्मचारी कोविड के इस पैंडेमिक के समय में अपनी तनख्वाह के लिए रो रहे हैं, उनकी तनख्वाह मिले। इससे इस पैसे को वो कहीं हेराफेरी में न लगाएं, इसको कहीं डाइवर्ट ना करें, बल्कि इस 1051 करोड़ रुपए को पूरी तरह से कर्मचारियों की तनख्वाह पे खर्च करें। इसमें ईस्ट एमसीडी को 367 करोड़ रुपए दिया गया है, नॉर्थ एमसीडी को करीब 432 और साउथ एमसीडी को करीब 251 करोड़ रुपए दिया गया है। तो इस तरह से पूरी 1051 करोड़ रुपए की राशि नगर निगम को दी जा रही है ताकि कर्मचारियों की तनख्वाह मिल सके। मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि किसी भी तरह से, चाहे सरकार के पास जितने भी संसाधन कम हो, हमें कर्मचारियों की तनख्वाह का। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच दिल्ली सरकार की तरफ से एक सुखद खबर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 15 दिन के अंदर कोविड सेंटर का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि इस सेंटर में 1000 बेड बनाए गए हैं। इसकी पूरी जानकारी खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। आज कोरोना के केस और भी कम आए हैं। पिछले 24 घंटों में 6,500 केस आए हैं। कल 8,500 केस आए थे, आज 6,500 केस आए हैं। पिछले 24 घंटों में संक्रमण दर और भी कम हो गई है, 11%। कल ये 12% थी, आज 11% है। तो दिल्ली में धीरे धीरे कोरोना कम हो रहा है। भगवान से यही प्रार्थना है कि ये इसी तरह से कम होते होते पूरी तरह खत्म हो जाए, फिर से ना बढ़े। लेकिन हम अपने काम में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं कर रहे। कल 500 आईसीयू बेड और बन के तैयार हो गए और अभी 4 दिन पहले ही ऐसे ही 500 बेड तैयार किए थे। तो हमारे डॉक्टरों, इंजीनियर और कामगारों ने मिलके केवल 15 दिनों में, केवल और केवल 15 दिनों में 1000 आईसीयू बेड तैयार कर दिए। हर व्यक्ति आश्चर्य कर रहा है कि इन इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ने इतने कम समय में 1000 आईसीयू बेड कैसे बना दिए। दुनिया भर के लिए ये एक मिसाल कायम की है हमारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ने। मैं इन सबको दिल्ली के लोगों की तरफ से सलाम करता हूं, इनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। आज से हम एक और जरूरी सेवा शुरू कर रहे हैं। आज से हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक शुरू कर रहे हैं। ये क्या है, इसकी क्या जरूरत है, क्या काम आएगा? अक्सर देखा जा रहा है कि किसी को कोरोना हुआ, उनकी ऑक्सीजन कम होने लगी। अगर उनको तुरंत ऑक्सीजन दे दी जाए तो उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने से बचाई जा सकती है। अगर उन्हें समय पे ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उनकी तबीयत बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ जाती है कि कई बार उनको फिर आईसीयू ले जाना पड़ता है और कभी कभी तो उनकी मौत हो जाती है। इसलिए कोरोना के मरीज को समय पे ऑक्सीजन मिलना बहुत जरूरी है। ऐसे मरीजों के लिए हमने ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक बनाया, ओसीबी बनाया। हमने दिल्ली के हर जिले में 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का बैंक बनाया। ऐसे मरीज जिनका इलाज घर पे हो रहा है, वो होम आइसोलेशन में है, अगर उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है
तो 2 घंटे में हमारी टीम उनके घर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचा देगी। कोई टेक्निकल आदमी भी साथ जाएगा जो उस घर के लोगों को समझा के आएगा कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को कैसे इस्तेमाल करना है। इसके अलावा ऐसे कई लोग होते हैं जो अस्पताल से ठीक होकर जब घर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि कुछ दिन घर पे आपको ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। ऐसे लोगों को भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिलवाया जाएगा। उनके घर भी हमारी टीम जाके ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर देके आएगी। हमारे डॉक्टर्स ऐसे सभी लोगों के लगातार संपर्क में रहेंगे जिन्हें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिया गया। अगर उन्हें अस्पताल भेजने की बीच में जरूरत पड़ी तो उन्हें अस्पताल भी भेजा जाएगा, और जब वो ठीक हो जाएंगे तो उनसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वापस लेके सैनिटाइज किया जाएगा और फिर किसी दूसरे मरीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को कोरोना है लेकिन वो किसी कारणवश हमारे होम आइसोलेशन का हिस्सा नहीं है, तो आप 1031 पे फोन करके हमारे होम आइसोलेशन का हिस्सा बन सकते हैं और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की मांग कर सकते हैं। पर हमारे डॉक्टर्स की टीम पहले ये सुनिश्चित करेगी कि क्या आपको वाकई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की जरूरत है या नहीं है। अगर डॉक्टर्स की टीम कहती है तो आपके घर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भिजवाया जाएगा। ओला फाउंडेशन और गिव इंडिया ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को हर घर तक पहुंचाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। उनके सहयोग के लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। इतनी बड़ी कोरोना संक्रमण के घटते मामलों के बीच अब दिल्ली में ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ने लगे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस बार यह बीमारी युवाओं को भी अपनी चपेट में ले रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार ब्लैक फंगस ज्यादा घातक है और घातक होने के साथ साथ दिल्ली के अस्पतालों में ब्लैक फंगस से पीड़ित करीब 45 मरीज भर्ती हुए हैं। इसमें से 30 मरीज सर गंगा राम अस्पताल में, 10 आपको बता दें एम्स में और 5 मरीज अन्य निजी अस्पतालों में भर्ती हैं। ये इतनी गंभीर बीमारी है कि इसे सीधा मरीज को आईसीयू में भर्ती करना पड़ रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि अब ऐसे कई मरीज सामने आए हैं जिन्हें काले फंगस का संक्रमण हुआ है। यह संक्रमण कोरोना वायरस से ठीक हो रहे या ठीक हो चुके मरीजों को अपनी चपेट में ले रहा है। कोरोना संक्रमण के दौर में मानो देश और दुनिया ठहर सी गई। नई दिल्ली स्टेशन पर जहां रोजाना 5 लाख से अधिक लोगों की प्रतिदिन चहल पहल रहती थी, वहीं इन दिनों बेमुश्किल यात्री दिखाई पड़ रहे हैं। लंबी दूरी की ट्रेनों तो चल नहीं रही है और बावजूद स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ है, मानो देश में राजधानी का नहीं किसी कस्बे का स्टेशन है। कुछ यात्री स्टेशन पर पहुंच भी रहे हैं तो वे प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी करने के बजाय कोविड प्रोटोकॉल का और संक्रमण के खतरे को भांपते हुए सीधा शांतिपूर्वक ट्रेन के अपनी सीट पर जाकर बैठ रहे हैं। यहां तक कि खाने पीने का स्टॉल पर भी कुछ लोग नहीं दिख रहे हैं और इस दौरान इस वजह से प्लेटफॉर्म पर खाद्य पदार्थ बेचने वालों की भी रोजाना का साधन इन दिनों खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष की ओपन बुकिंग एग्जाम 1 जून से शुरू होगा। डीयू परीक्षा शाखा के परीक्षा टाले जाने के अटकलों को खारिज कर दिया गया है। प्रशासन का तर्क है कि परीक्षा अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की आयोजित होगी। यदि परीक्षा नहीं लेंगे तो किस आधार पर उन्हें डिग्री देंगे। परीक्षा 2 महीने बाद लेने से रिजल्ट निकलने की देरी होगी, जिससे विद्यार्थी का साल खराब होगा। परीक्षा शाखा डीन प्रोसी एस रावत ने कहा कि ओपन बुक परीक्षा का जून से आयोजित किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही आपको बता दें डेट शीट भी जारी कर दी जाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी के छात्र संगठन छात्र युवा संघर्ष समिति का कहना है कि कोविड-19 के कारण शिक्षक और विद्यार्थी संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसे में चौथे सेमेस्टर में विद्यार्थियों के लिए परीक्षा स्थगित की जाएगी और इस संबंध में CYSS की ओर से डीयू प्रशासन के पत्र लिखकर परीक्षा स्थगित करने का और रद्द करने की मांग की जाएगी।
चलिए दिल्ली एनसीआर की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।